जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम इंडियन पॉलिटी को कवर कर रहे हैं। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जो कि है प्रीएम्बल। तो प्रीएम्बल को हम डिटेल में कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से डिस्कस करेंगे जिससे कि प्रीलिम्स या मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से आपका ये जो चैप्टर है ये बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि प्रीएम्बल मतलब होता क्या है, उसके कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स है, उसके कौन कौन से फीचर्स है, प्रीएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है, प्रीएम्बल कितने बार अमेंड किया गया है, ये सारी चीज़ों को हम आज देखने वाले हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा मैं मयूर मोगरे। आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो और अगर वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो और वहाँ पर मैसेज भी कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए प्रीएम्बल मतलब होता क्या है, व्हाट इज़ प्रीएम्बल। तो देखिए प्रीएम्बल ये बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक शुरुआत है। अब अगर कोई भी किताब हो, कोई भी एक डॉक्यूमेंट हो, अगर उसकी जो शुरुआत है उसमें हम एक सार बता दें और वो सार अगर काफ़ी अच्छा हो तो हमें अंदर क्या है वो अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल मोदी जी जो है अगर वो स्पीच देने के लिए आए, अब वो दो तरीके से शुरुआत कर सकते हैं। एक तो शुरुआत कर सकते हैं कि भाइयों बहनों, या फिर शुरुआत कर सकते हैं मित्रों। तो यहाँ पर जब उन्होंने मित्रों से शुरुआत की तो यहाँ पर क्या होता है, हमें एहसास हो जाता है कि आज कुछ ना कुछ बंद होने वाला है। देखिए यहाँ पर जो भी कॉल आउट है, जो भी चीज़ें हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए और थोड़ा बहुत उसको एंटरटेनिंग बनाने के लिए, बाकी इसका कोई मकसद नहीं है। तो यहाँ पर मोदी जी ने जो है शुरुआत की अपने स्पीच की मित्रों से। मतलब ये है कि यहाँ पर हमें एहसास हो गया कि स्पीच में होने क्या वाला है, स्पीच के अंदर है क्या। तो मतलब क्या है, आज कुछ ना कुछ बंद होने वाला है। मतलब क्या है, यहाँ पर जनता जो है फिर तैयार हो जाती है कि सह लेंगे थोड़ा, है ना। तो ये तो मतलब क्या है कि जो शुरुआत है उससे अगर हमें अंदर का एहसास हो जाए कि अंदर होने क्या वाला है, किताब की शुरुआत से अगर पता चल जाए कि किताब के अंदर बोला क्या गया है, कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत में पता चल जाए कि अंदर क्या हुआ है, तो फिर क्या होता है, एक बेनिफिट जो है वो हमें मिल जाता है। तो प्रीएम्बल जो है उसका यही मतलब होता है। प्रीएम्बल का मतलब क्या है, प्रीएम्बल एक इंट्रोडक्टरी या फिर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट है किसी डॉक्यूमेंट का। मतलब यहां पर प्रीएम्बल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या करता है, एक इंट्रोडक्टरी या फिर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट है कि ये क्या करता है, एक इंट्रोडक्शन देता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें क्या क्या देखने को मिलने वाला है। एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट है कि एक्सप्लेन करता है कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी जो फिलॉसफी है वो आपको यहाँ पर मेरे अंदर देखने को मिलेगी, वो है ये प्रीएम्बल। मतलब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट का पर्पस है, जो फिलॉसफी है, वो हमें पता चलती है प्रीएम्बल के जरिए। तो यही है प्रीएम्बल। मतलब जो पर्पस, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस क्या है, पर्पस पता करना है तो हम क्या बोलेंगे, अगर आपको 2 मिनट में पर्पस जानना है तो आप प्रीएम्बल पढ़ लो। प्रीएम्बल में आपको पर्पस जो है, फिलॉसफी जो है, वो यहां पर समझ में आ जाएगी, है ना। तो ये है प्रीएम्बल। तो इसका मतलब क्या है, प्रीएम्बल मतलब क्या है, प्रीएम्बल जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, इसमें हमें जो हमारा संविधान है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका जो एसेंस है, जो समरी है, वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है ना। मतलब क्या है, मतलब ये बेसिकली एक ट्रेलर है, पिक्चर तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल्स में देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो प्रीएम्बल है उसे कहा गया पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के.एम. मुंशी के द्वारा। तो देखिए कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है। आपको ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि जो पॉलिटिकल हॉरोस्कोप है वो किसे कहा गया है, तो वो आपको पता है प्रीएम्बल को कहा गया है। किसने कहा था, के.एम. मुंशी जी ने कहा था। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है कभी कभार एग्जाम्स में आपको पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर प्रीएम्बल तो हमने देख लिया क्या है, तो अब उसके इंग्रेडिएंट जो है वो भी समझना जरूरी है कि प्रीएम्बल में किस तरीके के इंग्रेडिएंट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हमें 4 इंग्रेडिएंट जो है वो देखने को मिलते हैं। कौन कौन से हैं, पहला तो है सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब यहाँ पर सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन है, कौन है यहाँ पर सोर्स ऑफ अथॉरिटी, तो कौन है यहाँ पर अथॉरिटी जो है वो डिराइव की जाती है फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। मतलब यहाँ के जो लोग हैं उनसे जो सोर्स ऑफ पावर है वो डिराइव की जाती है, सोर्स ऑफ अथॉरिटी जो है वो डिराइव की जाती है। मतलब जो एक पावर मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है, वहाँ का सोर्स क्या है, वो सोर्स है यहाँ की जनता। दूसरा यहाँ पर हमें देखने को मिलता है नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। जो हमारे इंडियन स्टेट है उनका नेचर किस तरीके का है, तो वो हमें देखने को मिलता है सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक।
मतलब क्या है, हमारे जो इंडियन स्टेट्स है वो किस किस आधार पर बेस्ड है, तो वो सोवरेन है, सुप्रीम है, मतलब किसी भी चीज से इन्फ्लुएंस नहीं है। दूसरा सोशलिस्ट है, तीसरा सेक्युलर है ना, चौथा डेमोक्रेटिक है और पांचवा रिपब्लिक है। अब एक एक वर्ड को हम और डिटेल में समझेंगे आगे। फिर उसके बाद तीसरा है ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहां पर ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे संविधान का? ऑब्जेक्टिव हमारे संविधान का है जस्टिस, सबको न्याय मिलना चाहिए, लिबर्टी, सबको आजादी रहना चाहिए, इक्वालिटी, सबको समान तोलना है, और फ्रेटर्निटी, भाईचारा। ये हमें ऑब्जेक्टिव जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो देखने को मिलता है। और लास्ट है डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, किस दिन हमारा संविधान एडॉप्ट हुआ था। अगर आपको लग रहा है कि 26 जैन 1950 को हुआ था, जिसमें हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं 26 जैन, तो आप गलत हो। जो हमारा संविधान है वह अडॉप्ट हुआ था 26 नवंबर 1949 को, और इसीलिए हम 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे करके सेलिब्रेट करते हैं। तो इस तरीके से ये चार इंग्रेडिएंट जो है हमारे प्रीएम्बल के वो देखने को मिलते हैं। तो मेंस में अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि एक्सप्लेन द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रीएम्बल, या फिर अगर आपको प्रीएम्बल के बारे में पूछा जाए, तो ये इंग्रेडिएंट जो है वो आपने लिखना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर पर्पस क्या है हमारे प्रीएम्बल का? हमने इंग्रेडिएंट देख लिए, अब पर्पस क्या है? तो पर्पस हमें देखने को मिलता है कि जो सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में ये बात करता है, कि मतलब हमारा जो संविधान है उसका जो सोर्स है उसके बारे में जो प्रीएम्बल है वो बात करता है। उसी के साथ साथ जो बेसिक फिलॉसफी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, जो ऑब्जेक्टिव है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमें प्रीएम्बल में देखने को मिलता है कि भैया हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस फिलॉसफी पर बेस्ड है, हमारा जो संविधान है वो इस ऑब्जेक्टिव पर बेस्ड है कि हमें अचीव क्या करना है, हमारा जो इंडियन स्टेट है वो क्या अचीव करना चाहता है, किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, वो हमें प्रीएम्बल के जरिए जानने को मिलता है। अब यहाँ पर जब हम फिलॉसफी की बात करते हैं तब हमें देखने को मिलता है कि ये किस तरीके की फिलॉसफी है। तो अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नेंस, है ना, कि गवर्नेंस जो है उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से रहेगा, जो गवर्नेंस है वो काम किस तरीके से करेगा। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो आइडियल्स हमें अचीव करना है इन इंडिपेंडेंट इंडिया, ये हमें यहाँ पर ऑब्जेक्टिव या फिर फिलॉसफी जो है वो जानने को मिलती है दो भागों में। कौन सी? एक तो गवर्नेंस के रूप में कि उसका स्ट्रक्चर, उसका जो ऑब्जेक्टिव है क्या रहेगा, दूसरा मतलब जो आइडियल्स हमें यहाँ पर अचीव करना है इंडिपेंडेंस के बाद। फिर नेक्स्ट यहां पर हम चलते हैं हिस्ट्री ऑफ प्रीएम्बल। अब प्रीएम्बल जो उसका इतिहास किस तरीके से रहा है, प्रीएम्बल क्या हमें बहुत पहले से देखने को मिल रहा है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 के पहले ही हमें प्रीएम्बल जो है देखने को मिल रहा है, या फिर सबसे स्टार्टिंग में प्रीएम्बल देखने को मिल रहा था, या फिर प्रीएम्बल जो है वो आया कब था? तो यहां पर हमें देखने को मिलता है कि प्रीएम्बल जो है वो बेस्ड है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पर, जो कि ड्राफ्ट किसके द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगर आपको याद होगा तो हमने पढ़ा है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के बारे में हमने देखा है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का जो क्रक्स है वो भी हमने वहां पर कवर किया था। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसके द्वारा दिया गया? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया। अब प्रीएम्बल जो है वो बेस्ड है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पर। अब प्रीएम्बल जो है वो आया कब? क्या ये पहला आने वाला था? जी नहीं, प्रीएम्बल जो है वो फर्स्ट नहीं था जो एग्जिस्टेंस में आया, बल्कि ये तो लास्ट पीस था ड्राफ्टिंग का। मतलब यहाँ पर जो संविधान है वो बन गई और लास्ट पीस जो था ड्राफ्टिंग का वो हमें प्रीएम्बल जो है वो देखने को मिल रहा है। इसलिए यहाँ पर बाबूराव जो है वो बोल रहे हैं कि सबसे लास्ट आने वाले को सबसे पहले कैसे दे दिया रे बाबा, है ना। फिर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो मोशन है प्रीएम्बल स्टैंड्स एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये कब अडॉप्ट किया गया? ये अडॉप्ट किया गया 2 नवंबर 1946 को। मतलब यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रीएम्बल जो है ये पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ये जो मोशन है ये कब यहाँ पर जो अडॉप्ट है वो किया गया? 2 नवंबर 1946 को। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये डेट, ठीक है। डायरेक्टली फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन में आपको ये डेट जो है पूछी जा सकती है। आप सोचोगे 2 नवंबर तो हमें कहीं नजर ही नहीं आई, कहीं पढ़ने में नहीं आया, तो फिर ये कैसे सही हो सकता है? स्टेटमेंट तो गलत होगा। लेकिन नहीं, ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही रहेगा। तो अब यहां पर ऑब्जेक्टिव जो है प्रीएम्बल का वो हम यहां पर जानने की कोशिश करते हैं। अब देखिए ये जो प्रीएम्बल है इसमें डिस्क्रिप्शन है ऑफ इंडिया एंड स्टेट एज, किस तरीके से इंडिया और जो स्टेट्स है, क्योंकि हमारे पास फेडरल स्ट्रक्चर है, हमने देखा ना सैलिएंट फीचर में फेडरल स्ट्रक्चर है, सेंटर जो है वो पावरफुल है ही, लेकिन उसी के साथ साथ जो स्टेट्स है वो भी पावरफुल है, उनके पास भी पावर है। तो अब यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन है इंडिया का और स्टेट का वो किस तरीके से है? वो सोवरन है, मतलब सुप्रीम है। एक एक करके ये जो चीजें हैं, ये जो फीचर्स है, इन्हें हम डिटेल में जानेंगे। सोवरन मतलब क्या होता है? सुप्रीम, मतलब किसी बाहर की चीजों का कोई भी इंपैक्ट जो है वो नहीं पड़ेगा हमारी पॉलिसीज पर। दूसरा है सोशलिस्ट, मतलब यहाँ पर क्या है? सभी का उद्धार होना चाहिए, मतलब जो गरीब इंसान है उसका भी यहाँ पर बेनिफिट होना चाहिए। जो कैपिटलिस्ट है वो इकोनॉमी हमारे यहाँ पर नहीं है। तीसरा हमें देखने को मिलता है सेक्युलर,
मतलब यहाँ पर किसी भी एक रिलीजन जो है उसकी तरफ हम नहीं जा रहे हैं, हम सभी रिलीजन का रिस्पेक्ट करते हैं। फिर हमें देखने को मिलता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है? मतलब है कि हमारी जो डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ पर, मतलब जो जनता है वो यहाँ पर पावरफुल है ना। जो जनता है उनके हाथ में पूरी पावर है। इसीलिए तो हमारे प्रीएम्बल की शुरुआत होती है वी द पीपल से। हम आगे जानेंगे वी द पीपल मतलब क्या है, सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन है, वो है जनता। फिर यहाँ पर रिपब्लिक हमें देखने को मिलता है। तो इस तरीके से यहाँ पर इंडिया और स्टेट जो है उनका डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पर बात करते हैं प्रोविजन जो दिए गए हैं सभी सिटीजन्स को इंडिया के, तो कौन से प्रोविजंस की बात की जा रही है? जस्टिस, मतलब कोई भी इंडियन सिटीजन हो उसे यहाँ पर जस्टिस जो है वो यहाँ पर मिलेगा, मतलब अब्बा का सबका बदला लेगा फैजल। दूसरा यहाँ पर देखने को मिलता है लिबर्टी, मतलब क्या है, आज़ादी। कुछ भी कहने की आज़ादी, कुछ भी करने की आज़ादी, आज़ादी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। उसी के साथ इक्वालिटी, मतलब यहाँ पर सभी लोग जो है वो इक्वल है। मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर कोई इंसान आपको पैराशूट में लेकर उड़ रहा है तो उसके लिए सभी लोग इक्वल है। वो भले वो 500 रुपए दे, 1000 रुपए दे या कुछ भी दे, लेकिन वो नीचे नहीं उतारेगा जब तक वो पूरी राइड कंप्लीट नहीं हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब इक्वालिटी हमारे यहाँ पर देखने को मिलती है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर फ्रेटर्निटी, मतलब भाईचारा, मतलब ब्रदरहुड, ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। इसलिए उदय भाई भी बोल रहे हैं कि जैसे भी है भाई है भाई मेरा। तो इस तरीके से यहाँ पर फ्रेटर्निटी जो है ये यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो एक एक करके ये जितने भी फीचर्स हैं, जितने भी वर्ड्स हैं, उन्हें हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो शुरुआत होती है प्रीएम्बल की वी द पीपल से। अब वी द पीपल इसका मतलब क्या है? वी द पीपल का यहाँ पर मतलब है कि इंडिया जो है, इंडिया इसमें कॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए इनटू किसमें? इंडिया जो है किसमें कॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए? तो वो करना चाहिए सोवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। इसमें सोवरेन मतलब क्या है, जो फ्रेमर्स है उन्होंने इसको काफी इंपॉर्टेंस दिया टू द सोवरेनिटी ऑफ द पीपल। मतलब यहाँ पर जो लोग हैं वो सुप्रीम है, लोग जो है वो सुप्रीम है, लोग किसी से भी इन्फ्लुएंस यहाँ पर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पर देखने को मिलता है डेमोक्रेटिक, मतलब यहाँ पर एब्सोल्यूट पावर जो है वो जनता के हाथ में दी गई है, जो लोग हैं उनके हाथ में दी गई है। और रिपब्लिक मतलब क्या है, रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर जो है सोवेरेन डेमोक्रेसी का वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पर जनता जो है वो सुप्रीम है। ठीक है, अब उनके रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर है, मतलब यहाँ पर जो जनता है ये सब यहाँ पर जितने भी 100 लोग हैं ये सुप्रीम है और इनका एक इंसान जो है इनको रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरीके का रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर हमारे यहाँ पर देखने को मिलता है जिसे हम कहते हैं रिपब्लिक। ठीक है, मतलब वी द पीपल से हमें पता क्या चलता है? वी द पीपल से हमें पता चलता है कि भैया हम जो जनता है ना देश की, वो सुप्रीम है, वो सोवरेन है, उनके हाथ में पूरी पावर है। सोर्स ऑफ पावर मतलब समझ लीजिए कि पूरे ब्रह्मांड का जो सोर्स ऑफ पावर है वो हम किसे मानते हैं? जो भी है, मतलब जो भगवान है, अल्लाह है, गॉड है, उन्हें हम मानते हैं कि सोर्स ऑफ पावर पूरे ब्रह्मांड का, पूरे दुनिया का वो है। अब यहाँ पर इंडिया अगर बात की जाए तो इंडिया का सोर्स ऑफ पावर ये जनता है, यहाँ की जो लोग हैं वो हमें यहाँ के देखने को मिलते हैं। लेकिन जो जनता है उनकी जिस तरीके से हालत हो रही है, तो इस तरीके से तो यही पता चलता है कि हर इंसान फोन करके ये बोल रहा है कि मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया हो। तो इस तरीके से हमें चीजें हैं वो देखने को मिलती है। ठीक है, तो वी द पीपल मतलब क्या है कि जो सोर्स ऑफ पावर है वो हम है, जो जनता है वो है। अब यहां पर आते हैं एक एक वर्ड पर। तो सोवरेन, सोवरेनिटी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस, हमारे पास एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस है। हमारी जो गवर्नमेंट है वो कंप्लीटली आइसोलेट होकर यहाँ पर काम करेगी, मतलब कोई भी बाहर का इन्फ्लुएंस यहाँ पर नहीं होगा। अब इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, किसी भी तरीके का इन्फ्लुएंस जो है वो हमारे सरकार को कंट्रोल कर सकता है क्या? नहीं, कोई भी इंटरनल पावर हो या एक्सटर्नल पावर है हमारे सरकार को कंट्रोल नहीं कर सकती, हमारे गवर्नमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकती है, हमारे देश को कंट्रोल नहीं कर सकती है। मतलब यहाँ पर कुछ इस तरीके का है क्या कि ये बिक गई है गवर्नमेंट, मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट जो है किसी और के इशारों पर नाच रही है, किसी और के इशारों पर पॉलिसीज बना रही है, किसी और को फेवर हो इस तरीके की पॉलिसीज आ रही है। नहीं, हमारी जो सरकार है वो यहाँ पर जो इंडिया है वो अपनी पॉलिसीज खुद फ्रेम करता है। मतलब यहाँ पर जो यूनाइटेड नेशंस है, क्या वो यहाँ पर बोल सकता है इंडिया को कि तुम इस तरीके की पॉलिसी फ्रेम करो? बिल्कुल नहीं। हमारे जो इंटरनल मसले रहेंगे हम खुद के हिसाब से खुद सॉल्व करेंगे। हमें जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखने हैं, किस कंट्री के साथ फ्रेंडशिप रखना है, किस कंट्री के साथ व्यापार रखना है, वो हम तय करेंगे, कोई और यहाँ पर तय नहीं कर सकता है। उसे ही हम कहते हैं सोवरेनिटी। मतलब क्या है? एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस। यहाँ पर हमारे इंडिपेंडेंस पर कोई और इंटरफियर नहीं कर सकता है। दूसरा यहाँ पर हमें देखने को मिलता है सोशलिस्ट। अब ये जो सोशलिस्ट वर्ड है ये पहले प्रीएम्बल में नहीं था, जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन आई थी उस टाइम पर प्रीएम्बल में नहीं था, बल्कि ये ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ।
अब यहाँ पर आप देखोगे तो सोशलिस्ट का बेसिक मतलब क्या होता है, ठीक है। तो नॉर्मल पर्सपेक्टिव में जब भी सोशलिस्ट हमारे दिमाग में आता है तो किस तरीके से आता है, तो देखिए एग्जांपल देखते हैं कि ये चार भाई है, ठीक है। ये जो चार भाई है इसमें से सिर्फ ये जो भाई है इसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, मतलब समझ लीजिए 4,000 रुपये है, बाकियों के पास 0,0,0 है, मतलब बाकी बहुत गरीब है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, सोशलिस्ट मतलब कि जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है वो यहाँ पर जिनके पास नहीं है उधर डिस्ट्रीब्यूट करेगा। मतलब क्या है, मतलब यहाँ पर सभी को 1,000 जो है अपने पास के दे देगा। तो इस तरीके से अब यहाँ पर इनके पास सभी के पास 1,000 जो है वो बचते हैं, तो इसे हम कह सकते हैं सोशलिस्ट, ठीक है। हमारे यहाँ पर सोशलिस्ट की थोड़ी परिभाषा जो है वो अलग है। ऐसा नहीं है कि जो अमीर है उसके पास से लेकर सीधा डिस्ट्रीब्यूट ही करो, लेकिन हमारे यहाँ पर ये भी है कि जो वेल्थ है वो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर सोशलिस्ट किस तरीके का है, अब आपको सोशलिस्ट का मतलब तो समझ में आ गया है, शब्द का मतलब समझ में आ गया है, एकदम लिटरल मीनिंग समझ में आ गया है। अब यहाँ पर इंडिया के पर्सपेक्टिव में जानते हैं। तो वर्ड सोशलिस्ट जो है ये हमारे प्रीएम्बल में पहले नहीं था, लेकिन बाद में 42nd अमेंडमेंट जो था उसमें ऐड किया गया। अब 42nd अमेंडमेंट जो है उसके द्वारा यहाँ पर सोशलिस्ट जो है वो ऐड किया गया। इकोनॉमिक प्लानिंग, मतलब यहाँ पर क्या है, सोशलिस्ट वर्ड किस रूप में इस्तेमाल किया गया है, इकोनॉमिक प्लानिंग के रूप में। मतलब यहाँ पर इनइक्वालिटीज जो है उससे हमें यहाँ पर रिमूव करना है कि जो यहाँ पर इनइक्वालिटी हुई थी कि एक जो है बहुत अमीर था बाकी सब यहाँ पर बहुत गरीब थे, ये इनइक्वालिटी को रिमूव करना है। मिनिमम बेसिक नेसेसिटीज जो है सभी को यहाँ पर मिलनी चाहिए। अगर इनके पास 1 भी रुपया नहीं रहेगा तो इनको मिनिमम बेसिक नेसेसिटीज जो है वो मिलेगी क्या, मतलब यहाँ पर ये इनको 1-1 करोड़ का बंगला मिलेगा क्या, है ना, 1-1 करोड़ की जो गाड़ियां हैं वो मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर जो बेसिक नेसेसिटीज है वो नहीं मिल पाएगी, तो वो इन सभी को मिलना चाहिए। उसी के साथ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क जो है वो भी यहाँ पर मिलना चाहिए, ठीक है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो वर्ड है सोशलिज्म, इसका कोई डिफिनेट मीनिंग नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर देखा जाए कि यही मीनिंग से जो है हम चल रहे हैं या फिर ये मीनिंग हमारे लिए है, कम्युनिस्ट सोशलिज्म जो है वो एक अलग होता है ना। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पर डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, कम्युनिस्ट सोशलिज्म नहीं है। कम्युनिस्ट सोशलिज्म ये ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है कि मतलब एक इंसान कोई भी रिच नहीं हो सकता है, सब कुछ जो है सरकार है वो हैंडल करेगी। मतलब कोई भी यहाँ पर प्राइवेट जो है वो इंसान देखने को नहीं मिलेगा, सब कुछ सरकार के हाथ में रहेगा। तो वो होता है कम्युनिस्ट सोशलिज्म। हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पर मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब किस तरीके से कि हमारे यहाँ पर जो कैपिटलिज्म है वो भी चल रहा है और जो सोशलिज्म है वो भी चल रहा है। मतलब जो इंसान है अगर उसे प्राइवेट अपना कोई बिजनेस करना है वो भी कर सकता है। सरकार जो है वो जो वेलफेयर सीरीज होती है, वेलफेयर स्कीम्स होती है, उसके जरिए गरीबों में पैसा जो है वो बांटती भी है। मतलब क्या है, यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो मार्क्सिज्म है और गांधीज्म है इन दोनों का ब्लेंड देखने को मिलता है, और ज़्यादातर झुकाव हमारा गांधीज्म जो है उसकी तरफ देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सप्लॉयटेशन है उसे प्रिवेंट करने की बात की जाती है। मार्क्सिज्म अगर देखा जाए तो उधर कम्युनिस्ट सोशलिज्म जो है उसकी तरफ, मतलब मार्क्सिस्ट ने बोला था कि यहाँ पर क्लासलेस सोसाइटी जो है वो होनी चाहिए, मतलब यहाँ पर कोई क्लास ही नहीं होना चाहिए कि अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर का कोई नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से, और स्टेटलेस सोसाइटी होनी चाहिए। तो इस तरीके से हमारा मार्क्स जो है उसका यहाँ पर बोलना था। तो सोशलिस्ट वर्ड जो है इस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट वर्ड पर बढ़ते हैं जो कि है सेक्युलर। अब सेक्युलर वर्ड का मतलब क्या होता है, सेक्युलर वर्ड का मतलब 2 तरीके से निकाला जा सकता है। एक तो होता है कि हम किसी भी रिलीजन को नहीं मानते हैं, और दूसरा होता है कि हम सभी रिलीजन को इक्वल मानते हैं। तो हमारे यहाँ पर कौन सा इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पर जो वर्ड है सेक्युलर, ये भी हमारे प्रीएम्बल में पहले नहीं था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले नहीं था। फिर 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो है उसके थ्रू यहाँ पर सेक्युलर वर्ड जो है ऐड किया गया, जैसे कि सोशलिस्ट वर्ड ऐड किया गया था, उसी के साथ साथ सेक्युलर वर्ड जो है ये भी ऐड किया गया था। अब यहाँ पर इंडिया के पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए तो हम यहाँ पर जितने भी रिलीजन हैं उनको यहाँ पर सेम स्टेटस देते हैं और सपोर्ट करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो स्टेट है वो एक ही रिलीजन को यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है। हम क्या करते हैं, हमारे इंडिया में, हमारे हिंदुस्तान में जितने भी रिलीजन है सबको यहाँ पर सेम इंपॉर्टेंस देते हैं। मतलब यहाँ पर कोई भी इंसान रिलीजन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं होना चाहिए कि ये रिलीजन से बिलोंग करता है क्या, नहीं फिर इसको नहीं मिलेगा, ये रिलीजन हाँ इसको मिलेगा, ऐसा हमारे यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। अब 2 तरीके के ये दिखते हैं, एक तो नेगेटिव कैरेक्टर होता है, मतलब कि हम किसी भी रिलीजन को नहीं मानेंगे, जो कि वेस्टर्न कल्चर में हमें देखने को मिलता है, और दूसरा होता है पॉजिटिव, जिसमें हम सभी रिलीजन को सेम मानते हैं। तो हमारे यहाँ पर कौन सा है, हमारे यहाँ पर पॉजिटिव कैरेक्टर है सेक्युलरिज्म का, मतलब सभी रिलीजन को जो है यहाँ पर समान मानते हैं, ठीक है। हम सभी रिलीजन की यहाँ पर रिस्पेक्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड पर पढ़ते हैं जो कि डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेसी मतलब यहाँ पर क्या है, वी द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल,
है ना, मतलब यहाँ पर क्या है, सब जगह पीपल 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 पीपल, तो पीपल पीपल देखने को मिल रहे हैं, पीपल के पेड़ नहीं, पीपल मतलब जनता, है ना, मैंगो पीपल मतलब आम जनता जो हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर जो जनता है उनकी यहाँ पर बोली जाती है डेमोक्रेसी, मतलब वो है सोर्स ऑफ पावर। डेमोक्रेसी जो है दो तरह की होती है, एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और दूसरी होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब क्या है कि जनता सब कुछ तय करेगी, मतलब ये अगर कोई बिल लेकर आना है तो जनता अपने हिसाब से लाएगी और फिर जनता अपने हिसाब से तय करेगी कि इसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सब कुछ जनता तय करेगी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि जो जनता है वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव जो है वो खड़ा करती है कि यहाँ पर 100 लोग हैं तो 100 लोग जो है अगर साथ में बोलेंगे तो क्योस हो जाएगा, इसीलिए भैया हमारा 100 लोगों का एक रिप्रेजेंटेटिव जो है वो एक इंसान है, ये जो बोलेगा वो मतलब हम बोल रहे हैं ऐसा रहेगा। तो हमारे यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी देखने को मिलती है। हम जो एमपीज वहाँ पर भेजते हैं, हम जो एमएलएस भेजते हैं वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है ना, तो वो हमारे बिहाफ में बातें वहाँ पर रखते हैं, हमारे हितकारी बातें जो है वहाँ पर रखते हैं। तो इस तरीके से हमारे पर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है वो देखने को मिलती है। टर्म जो है डेमोक्रेटिक हमारे प्रीएम्बल में वो यहाँ पर सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं बल्कि सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी जो है वो भी यहाँ पर बताती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में अगर आप ये पॉइंट लिखोगे ना, खतरनाक आपको जो एक प्रिविलेज है वो मिल जाएगा। और दूसरी बात, अगर आपको प्रीलिम्स में पूछा जाए तो भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोशल और इकोनॉमिक जो है दोनों यहाँ पर डेमोक्रेसी देखने को मिलती है। मतलब किस तरीके से है डेमोक्रेसी, हम कैसे बोल सकते हैं हमारे पर डेमोक्रेसी है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, मतलब हर इंसान जो यहाँ पर वोट कर सकता है। हमने देखा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है, उसी के पीरियडिक इलेक्शंस है, मतलब इंसान को अगर अपना रिप्रेजेंटेटिव चेंज करना है उसे मौका मिलता है। रूल ऑफ लॉ है और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, जुडिशरी जो है वो भी इंडिपेंडेंट है, हमने देखा है साइलेंट फीचर में, है ना। तो ये कुछ फीचर्स है जो हमें डेमोक्रेसी के देखने को मिलते हैं। अब देखिए यहाँ पर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी तो हमें पता है किस तरीके की है, हम यहाँ पर अनुभव कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, इसमें जनता जो है खुद किस तरीके से जो इंटरेक्ट है वो करती है या फिर पार्टिसिपेट करती है। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के भी कुछ पार्ट्स है जो हम यहाँ पर देख लेते हैं। भले हमारे जो किताबें हैं उसमें नहीं दिया गया हो, लेकिन फिर भी ये मेरा काम है कि आपको अगर कोई भी चीज़ मैं बता रहा हूँ तो डिटेल में बताऊँ, जिससे कि आपके पूरे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के कौन कौन से टाइप होते हैं, तो देखिए उसमें पहला होता है रेफरेंडम। आपने सुना होगा रेफरेंडम के बारे में, है ना, काफ़ी कंट्रीज़ में रेफरेंडम जो है वो हो रहा है, यूके में भी हुआ था। अब इसमें क्या होता है, ये एक ऐसी प्रोसीजर होती है जिसमें यहाँ पर इलेक्टोरेट जो होते हैं, मतलब जो जनता है, उन पर सौंपा जाता है डायरेक्ट वोट्स के जरिए कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मतलब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आया है कि जो दारू है क्या उसे हम बैन करना चाहिए, तो ये जब आ रहा है तो फिर पूरी जनता को वोटिंग का ये दे देंगे कि मतलब जितनी भी जनता है उनको बोलेंगे कि भैया आपके मोबाइल पर ये है, इस तरीके से आपको वोट करना है, आप वोट करके बताओ कि दारू जो है बैन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर टोटल समझ लीजिए 4 लोग हैं, ठीक है, कंट्री में, किसी कंट्री में 4 लोग हैं, उसमें से 3 लोगों ने जो है वो कह दिया कि हाँ बैन किया जाना चाहिए और एक इंसान ने कहा नहीं वो बैन नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो दारू है वो बैन कर दी जाएगी क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोगों ने क्या किया है कि हाँ ये बैन होनी चाहिए। इसे हम कहते हैं रेफरेंडम। तो यूके में आपने देखा होगा कि यूके जो है वो ब्रेग्जिट से बाहर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, तो उसमें काफ़ी सारे लोगों ने कहा था जाना चाहिए, तो इसलिए वहाँ पर हमें इस तरीके का रिजल्ट जो है वो देखने को मिलता है। तो इसे हम कहते हैं रेफरेंडम, जहाँ पर जनता से डायरेक्टली वोट जो है वो लिए जाते हैं कि ये जो पर्टिकुलर चीज़ है करना चाहिए नहीं करना चाहिए। नहीं तो नॉर्मली इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसका पहले बिल आएगा लोकसभा में, फिर उसके बाद जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है वो उस पर चर्चा करेंगे और वो उस पर वोटिंग करेंगे। हम करेंगे क्या, नहीं, जो रिप्रेजेंटेटिव है वो वोटिंग करेंगे, उसके बाद वो राज्यसभा में जाएगा, फिर उसके बाद वो पास हो जाएगा। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पर प्लेबिसाइड। अब देखिए रेफरेंडम के जैसा ही प्लेबिसाइड देखने को मिलता है, लेकिन प्लेबिसाइड और रेफरेंडम में डिफरेंस क्या है, तो प्लेबिसाइड मोस्टली टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो अगर हम इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर निकालते हैं कि लोगों का ओपिनियन लिया जाता है किसी पर्टिकुलर पब्लिक इंपॉर्टेंस के इशू पर, टेरिटोरियल डिस्प्यूट जो स्पेशली होता है, मतलब एक क्वेश्चन अगर आ गया कि कश्मीर जो है वो भारत का पार्ट रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं सभी ने कहा हाँ 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 रहना चाहिए। एक ने तो ये भी कह दिया कि कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे, है ना, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे, तो इस तरीके से भी कहा। तो यहाँ पर क्या है कि अब यहाँ पर सभी लोगों ने कहा कि हाँ रहना चाहिए, तो कश्मीर जो है वो इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि लोगों का ओपिनियन जो है टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स के लिए लिया जाता है, उसे हम कहते हैं प्लेबिसाइड। डायरेक्टली लोगों से मत जो है वो मांगे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मतलब क्या है, अब नॉर्मली इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि हमारे जो एमपीज है, एमपीज जो होते हैं वो यहाँ पर बिल इंट्रोड्यूस करते हैं किसी भी चीज़ के लिए कि हमारा दारू जो है वो बैन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा किसके द्वारा, हमारे जो एमपीज है उनके द्वारा, मतलब हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स है उनके द्वारा। लेकिन सोचिए कि हम ही अगर
मेरे को ऐसा कुछ लगता है कि ऐसा कुछ होना चाहिए और मैं बिल क्या इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ? जी नहीं, क्योंकि मैं पार्लियामेंट में नहीं हूँ। लेकिन इनिशिएटिव में क्या होता है कि जो जनता है वो यहाँ पर बिल प्रपोज कर सकती है लेजिस्लेचर को। मतलब यहाँ पर जो ये इंसान सरकार में है क्या? नहीं है। एमपी है क्या? नहीं है। लेकिन फिर भी अगर ये इंसान बोले कि मैं एक बिल जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, बिल में क्या है? जियो वालों को सब्सिडी मिले, ये बिल मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ कि जिनके पास भी जियो सिम कार्ड है उनको सब्सिडी मिलेगी। तो ये जो बिल है ये अगर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं उसे हम कहते हैं इनिशिएटिव। मतलब जो आम जनता है, जो लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं है, वो भी यहाँ पर अगर इंट्रोड्यूस कर सके उसे हम कहते हैं इनिशिएटिव। मतलब समझ रहे हो, डायरेक्टली जो जनता है वो पार्टिसिपेट कर रही है लॉ मेकिंग में। फिर नेक्स्ट आता है यहाँ पर रिकॉल। रिकॉल का मतलब क्या है कि यहाँ पर हमने रिप्रेजेंटेटिव जो है वो तो भेज दिया, लेकिन वो रिप्रेजेंटेटिव अगर अच्छी तरीके से काम नहीं कर पा रहा है तो फिर क्या होता है, यहाँ पर जो वोटर्स है वो रिमूव कर सकते हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव को उसका एक्सपायरी टर्म खत्म होने के पहले ही। मतलब अगर इसे चुनकर लाया गया, इसका साल कितना रहेगा? 5 साल का टेन्योर रहेगा। लेकिन जो वोटर्स है अगर उनको ऐसा लगता है कि इनसे होता ही नहीं है तो फिर क्या होगा? फिर यहाँ पर ये जो इंसान है इसको यहाँ पर पहले ही, मतलब 1 साल अगर इसे हुआ है तो 1 साल के अंदर ही इसे बुला लिया जाएगा, भैया तुमसे ना हो पाएगा। तो इस तरीके से हमें रिकॉल जो है वो देखने को मिलता है। तो ये भी एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो उसका पार्ट है। तो आपको आ सकता है एग्जाम में कि नीचे दिए गए में से कौन कौन सी चीजें डायरेक्ट डेमोक्रेसी का पार्ट है, तो उसमें आपको पूछेंगे रेफरेंडम, प्लेबिसाइट, रिकॉल, इस तरीके से आपको पूछा जा सकता है। तो आपको ये पता रहना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि रिकॉल जो है क्या वो 50% उनका टर्म खत्म होने के बाद ही किया जा सकता है, कि मतलब 5 साल का है तो 2.5 साल के बाद ही रिकॉल जो है वो यूज़ किया जा सकता है वोटर्स के द्वारा? जी नहीं, इसमें आप कभी भी यूज़ कर सकते हो। अगर उसको 1 दिन भी हुआ है फिर भी आप यूज़ कर सकते हो। दूसरा, रिकॉल जो है वो इंडिया के कुछ कुछ ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर होता है। ठीक है, रिकॉल जो है इस्तेमाल किया जाता है भारत के कोई कोई लोकल जो बॉडीज़ है उसमें। तो इसलिए अगर ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि इंडिया में कहीं भी अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ है, नहीं किया जाता है, तो ये गलत रहेगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो टर्म हमें देखने को मिलती है वो है रिपब्लिक। रिपब्लिक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो डेमोक्रेटिक पॉलिटी जो है उसमें क्लासिफाई किया जाता है 2 तरीके से। डेमोक्रेटिक पॉलिटी को किस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है? एक तो होता है मोनार्की। मोनार्की मतलब क्या है कि जो हेड रहेगा वो हेरिडिटरी रहेगी पोजीशन। मतलब कि हमारे यहाँ पर जैसे राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति जो है अगर बच्चे 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 जो है वही अगर राष्ट्रपति बनते रहे तो हम कहेंगे मोनार्क है। ठीक है, जिस तरीके से हमें ब्रिटेन में देखने को मिलता है, मतलब वहाँ पर मोनार्की है, मतलब यहाँ पर क्या हेरिडिटरी चलता है, जो बच्चे हैं वही बन जाएंगे, बच्चे हैं वही बन जाएंगे, बच्चे हैं वही बन जाएंगे। ठीक है, और दूसरा डेमोक्रेटिक पॉलिटी में हमें देखने को मिलता है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या है कि हमारे यहाँ पर जो हेड रहेंगे वो इलेक्टेड रहेंगे, आइदर डायरेक्टली हो सकते हैं या इनडायरेक्टली हो सकते हैं। मतलब हमारे यहाँ पर अगर देखोगे आप प्रेसिडेंट तो वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर रिपब्लिक है वो हम देख सकते हैं, और यही चीज़ हमें प्रीएम्बल में देखने को मिलती है ना। तो ये 2 जो चीज़ें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये दोनों के बारे में आपको अच्छी तरीके से पता रहना बहुत ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट इस पर पढ़ते हैं जो कि जस्टिस। जस्टिस मतलब न्याय होता है कि मतलब हर इंसान को जो है वो न्याय मिलना चाहिए, भले वो अमीर हो, गरीब हो, किसी भी तरीके का हो, उसे न्याय मिलना बहुत ज़रूरी है, उसे हम कहते हैं जस्टिस। तो यही हमारे प्रीएम्बल की खासियत है कि इसमें बोला गया है कि हर इंसान को न्याय मिलना चाहिए, जस्टिस जो है वो मिलना चाहिए। जस्टिस जो है वो प्रॉमिस करता है कि लोग जो है उन्हें यहाँ पर बेसिक राइट टू फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, लिविंग विद डिग्निटी एज ए ह्यूमन बीइंग, ये सब उन्हें मिलेगा। मतलब क्या है कि हर इंसान को यहाँ पर खाने के लिए खाना, पहनने के लिए कपड़ा, रहने के लिए घर, जो डिसीजन मेकिंग है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आज़ादी, उसी के साथ साथ एक डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ जीने का अधिकार, ये सब यहाँ पर मिलेगा। और ये सब जस्टिस में आता है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम जस्टिस बोलते हैं तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि उस पर अन्याय हुआ है तो उसे कोर्ट में जाकर न्याय मिलेगा। जी नहीं, जस्टिस का मतलब ये भी है कि उसे खाने के लिए खाना, पहनने के लिए कपड़ा, रहने के लिए मकान, रोटी कपड़ा मकान जो है वो वहाँ पर मिलेगी। तो ये भी चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर किसी इंसान को ये नहीं मिल रही है मतलब उसके साथ जस्टिस जो है वो नहीं हो पा रहा है। तो जिस भी इंसान को आप ऐसे देखो जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है, जो फुटपाथ पर सो रहा है या फिर ब्रिज के नीचे सो रहा है, उसके साथ न्याय हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है। और यहाँ पर 3 तरीके के न्याय की बात की गई है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, है ना। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। सोशल मतलब सभी सिटीजन जो है उन्हें इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा बिना सोशल डिस्टिंक्शन के। मतलब उसकी कास्ट ये है क्या, उसकी जाति ये है क्या, फिर उसे ये चीज़ नहीं मिलेगी, रोटी नहीं मिलेगी, मकान नहीं मिलेगा, ऐसा यहाँ पर नहीं होता है। यहाँ पर सोशल जस्टिस है, मतलब हर इंसान को, हर तबके के इंसान को, भले वो किसी भी कास्ट का हो, भले वो किसी भी कलर का हो, भले वो किसी भी रिलीजन का हो, उसे न्याय मिलेगा, उसे रोटी कपड़ा मकान जो है वो दी जाएगी, उसे डिग्निफाइड जिंदगी जो है वो जीने का अधिकार है।
दूसरा इकोनॉमिक है, मतलब यहाँ पर डिस्क्रिमिनेट जो है वो नहीं किया जाएगा इकोनॉमिक फैक्टर पर, मतलब ये अमीर है क्या, अच्छा इसको न्याय मिल जाएगा, ये अमीर है ना, फिर मतलब जो कोर्ट का निर्णय है वो उसके फेवर में लगेगा। ऐसा हमारे यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है। हाँ, तो यहाँ पर जस्टिस जो है वो मतलब क्या है कि इकोनॉमिक फैक्टर पर बेस नहीं है कि भले किसी भी हो, अमीर हो गरीब हो, लेकिन जो न्याय है वो न्याय है, गरीब इंसान को भी न्याय जो है वो मिलेगा। फिर आता है यहाँ पर ये दो जो है सोशल और इकोनॉमिक जो है, इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। तो अगर आपको पूछा जाए डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में क्या आता है, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल, तो यहाँ पर सोशल इकोनॉमिक जो है उस पर आपको सीधा बुरतुरी जो है वो बजा देनी है, ठीक है। और फिर यहाँ पर पॉलिटिकल अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर सिटीजन जो है उन्हें इक्वल अधिकार है पॉलिटिकल राइट्स का, मतलब यहाँ पर सभी को पॉलिटिकल ऑफिस जो है उसका इक्वल एक्सेस है, मतलब ऐसा नहीं है कि चीफ मिनिस्टर के पास जो है वो अमीर इंसान ही जा सकता है या फिर इस जाति का इंसान ही जा सकता है, ऐसा नहीं है, हर इंसान जो है वो जा सकता है। क्लियर है, तो ये हम जस्टिस जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर लिबर्टी। अब ये जो वर्ड है लिबर्टी हमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन से देखने को मिलता है। लिबर्टी का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ये गाना सुना होगा कि मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो, मतलब क्या है, यहाँ पर शाहरुख खान जो है वो बोल रहे हैं कि मैं कोई ऐसा गीत गाऊं अगर तुम कहो, मतलब तुम्हारे बोलने पर मैं यहाँ पर ऐसा कोई गीत जो है वो गा दूंगा। तो यहाँ पर जूही चावला जो है वो क्या बोल रही है, मेरे बोलने पर क्यों भाई, लिबर्टी है, तुमको जो चाहे तुम कर सकते हो, है ना, तुमको आज़ादी है, किसी के बोलने पर तुमको नहीं करना है, तुम अपने मन से जो तुमको बोलना है, तुम्हारे पास अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार है, जो तुमको बोलना है बोल सकते हो, जो तुमको गाना है गा सकते हो, है ना। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है कि हमें लिबर्टी है, आज़ादी है, किस चीज़ की, थॉट की, कि हम जो थॉट चाहे वो सोच सकते हैं, बिलीफ की, जिस चीज़ पर हमें बिलीव करना है वो हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अगर मैं अल्लाह पर बिलीव करूँ तो लोग मुझे मारेंगे, अगर मैं भगवान पर बिलीव करूँ तो लोग मुझे मारेंगे, अगर मैं गॉड पर बिलीव करूँ तो लोग मुझे मारेंगे, अगर मैं एक किसी भी चीज़ को अगर मैं अपनी शिद्दत से चाहूँ तो लोग मुझे मारेंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर लिबर्टी जो है आज़ादी है, मुझे थॉट की, बिलीफ की, फेथ की, किसी पर भी मैं भरोसा कर सकता हूँ, और वर्शिप की, किसी को भी मैं पूछ सकता हूँ, भले ही वो एक इंसान हो, भले ही वो कोई पावर हो, भले ही वो पेड़ हो, भले ही वो एनवायरमेंट हो, किसे भी मैं पूछ सकता हूँ, ठीक है। तो ये एक आज़ादी मुझे मिलती है, तो ये चीज़ हमें लिबर्टी जो है वो हमारे प्रियम्बल में देखने को मिलती है। अब देखिए लिबर्टी का मतलब क्या होता है कि अब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट ऑन द एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल हो, कोई भी इंसान हो, उसकी जो भी एक्टिविटीज रहेगी उस पर पाबंदियां नहीं लगाई जा सकती है। अब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, जो पाबंदियां है उसका अब्सेंस रहना, उसे हम कहते हैं लिबर्टी। मतलब यहाँ पर इसकी जो पाबंदी है कि अगर तुम कहो तो मैं गीत गाऊं, नहीं, तुमको लिबर्टी, आज़ादी है, मेरे कोई रिस्ट्रिक्शन की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर एसेंशियल है सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए, जो हमारी डेमोक्रेटिक सिस्टम है जिसका सोर्स ऑफ पावर कौन है, जनता है, उनके यहाँ पर स्मूथ फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है, क्योंकि जनता को जब आज़ादी रहेगी वो कुछ भी कर सके, है ना, तो फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पर डेमोक्रेसी है ना, सोर्स ऑफ पावर जनता है ना। लेकिन अगर कोई इंसान ऐसा बोले कि काट डालूंगा तुझे, मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, उसके जो एक लिबर्टी का वो गैर फायदा उठा रहा है ना। तो यहाँ पर क्या हमें एब्सोल्यूट लिबर्टी है कि हम जो चाहे कर सकते हैं, किसी को काटना है तो खुलेआम यहाँ पर काट सकते हैं, नहीं, यहाँ पर क्या है, लिबर्टी का मतलब एब्सोल्यूट नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमें क्वालिफाइड जो है वो देखने को मिलती है। मतलब यहाँ पर लाइसेंस नहीं है आपके पास कि जो आपके मन में आए वो आप करो, आप चोरी नहीं कर सकते, आप डाका नहीं डाल सकते, आप मर्डर नहीं कर सकते, आप रेप नहीं कर सकते हो, ये जो चीज़ें नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इस पर आपको यहाँ पर एब्सोल्यूट जो लिबर्टी है वो नहीं मिल रही है, उसके लिए कुछ कानून है, अगर आप वो करते हो तो आपको यहाँ पर पकड़ा जाएगा। और आप ये नहीं बोल सकते हो कि क्यों क्यों मेरे पास लिबर्टी है, नहीं भैया, लिबर्टी एब्सोल्यूट नहीं है, क्वालिफाइड है। क्लियर है, तो ये है मतलब लिबर्टी का। उसके बाद आता है इक्वालिटी। अब इक्वालिटी जो है ये भी हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया हुआ है। अब इक्वालिटी का मतलब क्या होता है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक होटल है, होटल में गरीब इंसान जा रहा है और होटल वालों ने इस गरीब इंसान को एंटर करने से मना कर दिया, और दूसरा एक अमीर इंसान है, उस इंसान को अंदर जाने से रोका नहीं, उसे जाने दिया। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर वो जो डिफ्रेंशिएट है वो कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेट जो है वो कर रहे हैं अमीर और गरीब के बीच में, है ना। तो यहाँ पर इक्वालिटी हमें देखने को मिल रही है क्या, जी नहीं, इक्वालिटी नहीं है। तो इक्वालिटी का मतलब क्या है, इक्वालिटी का मतलब है कि स्पेशल प्रिविलेजेस जो है उसका अब्सेंस रहना। लिबर्टी का मतलब क्या था, जो रिस्ट्रेंट्स है, जो पाबंदियां है, उसका अब्सेंस रहना। अब यहाँ पर इक्वालिटी मतलब क्या है, स्पेशल प्रिविलेजेस जो है किसी भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए उसका अब्सेंस रहना। मतलब यहाँ पर ये जो है इसको प्रिविलेज दे रहे हैं कि आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो, ये अब्सेंस रहना, मतलब जो इसको अलाउड है वो इसको भी अलाउड रहेगा, जो इसको अलाउड है वो इसको भी अलाउड रहेगा। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि इक्वालिटी है, ठीक है। एडुकेट अपॉर्चुनिटी जो है हर इंडिविजुअल को मिलना चाहिए, ये हम बोलते हैं इक्वालिटी।
अब यहाँ पर आप इक्वालिटी देखोगे तो ये भी हमें दो तरीके की देखने को मिलती है, स्टेटस में और अपॉर्चुनिटी में। मतलब आपका जो स्टेटस है उसमें इक्वालिटी रहनी चाहिए, उसी के साथ अपॉर्चुनिटी में, मतलब इसे जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, इसे जितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिली जहाँ जहाँ पर जो एक्टर है, मतलब यहाँ पर क्या है कि जहाँ मतलब इसका ड्रीम था एक्टर बनने का और स्टार्टिंग से ही अब इसके पास पैसे थे, तो ये क्या हो सकता है कि स्टार्टिंग से ही बड़े बड़े जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके सीधे कैबिन में जाकर उनसे डायरेक्टली मुलाकात कर सके, है ना, इसको वहाँ पर एक्सेस मिल रहा है। लेकिन ये गरीब इंसान है बेचारा, इसका कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये इसे छोटे छोटे ऑडिशन दे के जाना पड़ेगा, ये डायरेक्टली जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स हैं उनसे नहीं मिल सकता है। तो हम बोलेंगे कि इक्वलिटी है? जी नहीं, यहाँ पर क्या है, अपॉर्चुनिटी में भी इक्वलिटी रहनी चाहिए कि हर इंसान को सेम अपॉर्चुनिटी रहनी चाहिए, ठीक है, सेम स्टेटस जो है उनका वो रहना चाहिए, तब जाकर हम बोलेंगे कि हमारे यहाँ पर इक्वलिटी है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पर आते हैं जो कि है फ्रेटर्निटी। ये भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया गया है। फ्रेटर्निटी मतलब होता है ब्रदरहुड, भाईचारा, है ना। मतलब यहाँ पर अगर हम बोलते हैं हे ब्रो तो नहीं नहीं, वो नहीं चलेगा। यहाँ पर है भाई 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 भाई, है ना। तो हमारे यहाँ पर यही होता है। और ये जो वर्ड है ना भाई, इसने काफ़ी आसान कर दिया है। अब अगर पर्सनली मैं बताऊँ तो मुझे नाम याद रखने में ना काफ़ी प्रॉब्लम होती है, नाम याद मुझे जल्दी से रहते नहीं है और नाम मैं जल्दी भूल जाता हूँ। तो ऐसे सिनारियो में क्या होता है कि जब भी हम किसी से मिलते हैं और अगर काफ़ी दिनों के बाद मिले, उसका नाम याद नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर फिर भी हम उससे ऐसे मिल सकते हैं जैसे कि हाँ मेरे को तेरे बारे में सब कुछ पता है। कैसे? उसको बोलिए और भाई क्या चल रहा है, कैसा, सब कुछ सही है ना। तो मतलब ये क्या होता है, ये भाई जो शब्द है ना, ये जो फ्रेटर्निटी है ना, इसने बहुत लोगों के काम जो है वो काफ़ी आसान कर दिए है। चलिए यहाँ पर और हाँ, ये फ्रेटर्निटी का मतलब जो है वो सलमान नहीं है, ठीक है, नहीं तो उनको सलमान भाई बोलते हैं, तो वो फ्रेटर्निटी का मतलब वो नहीं है। चलो, यहाँ पर फ्रेटर्निटी का मतलब है सेंस ऑफ ब्रदरहुड, मतलब भाईचारा, उसका एक सेंस जो है वो हमें फ्रेटर्निटी देखने को मिलता है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रमोट करता है फ्रेटर्निटी की भावना, मतलब जो ब्रदरहुड है उसकी भावना, बाय सिस्टम ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। मतलब यहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप है, मतलब इंडिया जो है हर कोई इंडियन है ना। सलमान खान जो है वो भी इंडियन है, उसी के साथ अगर कोई दिल्ली में रह रहा है वो भी एक इंडियन है, अगर कोई आसाम में रह रहा है वो भी इंडियन है, अगर कोई साउथ इंडिया में रह रहा है वो भी इंडियन है। मतलब यहाँ पर सभी इंडियन है, तो सभी के बीच में क्या है, भाईचारा है। तो सिंगल सिटीजनशिप रख के, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इंडिया का भी सिटीजन है, महाराष्ट्र का भी है, इंडिया का भी है, केरला का भी है, ऐसा नहीं है। सिंगल सिटीजनशिप रखी गई है जिससे कि हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर भाईचारा जो है वो प्रमोट हो सके, है ना। और यहाँ पर देखा जाए फ्रेटर्निटी जो है वो दो चीज़ें अश्योर्ड करता है। कौन सी दो चीज़ें अश्योर्ड करता है? एक तो है डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल की डिग्निटी, और दूसरा है यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। जो हमारी यूनिटी है, जो एकता है, और इंटीग्रिटी है कि हर इंसान जो एक दूसरे से कनेक्टेड है, ऐसा नहीं है कि डिटैच्ड है, भाई भाई है, कनेक्टेड है एक दूसरे से। और यहाँ पर डिग्निटी जो है इंडिविजुअल की, वो तो ये दो चीज़ें यहाँ पर प्रमोट करता है। फ्रेटर्निटी के बारे में अगर आपको आए तो ये चीज़ें लिखना बहुत ज़रूरी है। देखिए मेंस पर्सपेक्टिव से ये जो पॉइंट्स है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भी मैं यहाँ पर आपको स्लाइड में दे रहा हूँ, ठीक है। तो पीडीएफ से ज़रूर आप ये सब जो चीज़ें हैं रिवाइज कीजिएगा। अब यहाँ पर आप देखो तो जो फ्रेटर्निटी है, ये जो फ्रेज है यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ये साइकोलॉजिकल और टेरिटोरियल डायमेंशन जो है नेशनल इंटीग्रेशन का, वो यहाँ पर बताता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर यूनिटी इंटीग्रिटी है जो है, ये फ्रेज क्या दिखाता है, नेशन को एम्ब्रेस करता है, बहुत साइकोलॉजिकल, कि साइकोलॉजिकली हम कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, और उसी के साथ टेरिटोरियल डायमेंशन जो है नेशनल इंटीग्रेशन के, वो भी यहाँ पर बताता है। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि जो प्रीएम्बल है क्या वो हमारे संविधान का पार्ट है? तो यहाँ पर हमने जितने भी प्रीएम्बल में वर्ड्स आते हैं उन सबको डिटेल में देख लिया। तो अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि क्या प्रीएम्बल हमारे संविधान का पार्ट है? तो इसमें हमें कुछ केसेस के बारे में देखना पड़ेगा, जिस तरीके से इवेंचुअली यहाँ पर हमें प्रीएम्बल जो पार्ट है या नहीं है, फाइनल डिसीजन देखने को मिलेगा। पहला केस उसमें आता है बेरूबारी यूनियन केस। अब ये जो यूनियन केस है, इसे थोड़ा हम शॉर्ट में देख लेते हैं। देखिए हम लॉ की पढ़ाई नहीं कर रहे तो एकदम डीप में नहीं जाएंगे इस केस के, लेकिन ऊपरी ऊपरी तरीके से हमें पता रहना चाहिए बेसिकली केस था क्या। अब देखिए केस अगर बेसिकली देखा जाए तो जब पार्टीशन हुआ था, भारत और जो पाकिस्तान है, ये दोनों जब अलग हुए थे, पार्टीशन हुआ था, उस टाइम पर जो बाउंड्रीज खींचने के लिए रेड क्लिफ को इन्वाइट किया गया, हम सभी ने मॉडर्न हिस्ट्री में देखा है। अब होता क्या है कि उसने यहाँ पर क्या किए, जो थानाज है, मतलब जो ठब डिस्ट्रिक्ट है, सब डिस्ट्रिक्ट इंडिया और पाकिस्तान के, उन्हें यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि भैया ये जो है पाकिस्तान के इसमें जाएगा, ये जो है ये इंडिया के इसमें जाएगा, इस तरीके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब यहाँ पर क्या होता है, जो बेरूबारी है, वेस्ट बंगाल में हमें देखने को मिलता है बेरूबारी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर इस एरिया में आप बेरूबारी जो है उसे देख सकते हो। तो ये जो बेरूबारी है उसे इंडिया को अवार्ड किया गया था रेड क्लिफ के द्वारा कि ये जो पार्टी है इंडिया का है, लेकिन ठीक है, लेकिन उसे रिटर्न टेक्स्ट में उसे मेंशन नहीं किया। और फिर पाकिस्तान जो है उसने मौके का फ़ायदा उठा दिया, उसने बोला कि भैया जब लिखा हुआ नहीं है तो फिर तो हम क्लेम कर सकते हैं ना। तो पाकिस्तान ने क्या किया, यहाँ पर क्लेम कर दिया, और फिर यहाँ पर शुरू जो है वो प्रॉब्लम्स होते हैं।
और फिर उसके बाद 1958 में देखा जाए तो नेहरू और जो नून है, मतलब उस टाइम पर वहाँ के पाकिस्तान के थे, तो नेहरू और नून जो है ये अग्रीमेंट हमें देखने को मिलता है, नेहरू नून अग्रीमेंट जिसे कहा जाता है 1958 का। अब इसके तहत यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो बेरूबारी यूनियन है, ठीक है, उसे यहाँ पर डिवाइड किया जाता है और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इक्वली बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, मतलब इंडिया और पाकिस्तान में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब देखिए बेसिकली अगर देखा जाए तो ये तो है इंडिया का पार्ट, है ना, लेकिन पाकिस्तान जो है वो अपने मैप में उसे खुद की टेरिटरी बता रहा है। अब ये जब यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब भारत का कुछ हिस्सा जो है हम सिसीड कर रहे हैं पाकिस्तान को, भारत का जो कुछ हिस्सा है वो हम दे रहे हैं पाकिस्तान को, है ना, तो इस अग्रीमेंट के थ्रू हमें यही चीज़ जो है वो देखने को मिलती है। अब इसी की वजह से यहाँ पर जो बंगाल की गवर्नमेंट थी वो खुश नहीं थी, मतलब यहाँ पर यही हो रहा था उस टाइम पर, ये नहीं थी मगर फिर भी यहाँ पर एक रेफरेंस आपको मिल जाए इसलिए कि यहाँ पर गुस्सा हो गई वहाँ की जो सरकार है, इसलिए फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो उन्होंने सोचा कि चलो हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, तो अब सुप्रीम कोर्ट में हो गए। अब हुआ क्या वहाँ पर, तो उसके लिए हमें एक आर्टिकल 3 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो देखना पड़ेगा, भले ही डिटेल में हम आगे देखेंगे आर्टिकल 3 को, लेकिन फिर भी शॉर्ट में मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। आर्टिकल 3 बेसिकली क्या है कि किसी भी राज्य की जो सीमा है उसे आप अल्टर कर सकते हो, कम कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, मतलब महाराष्ट्र है तो उसका नाम चेंज कर सकते हो, उसको आप डिवाइड कर सकते हो, उसकी बाउंड्री जो है कम या ज़्यादा कर सकते हो, जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन महाराष्ट्र की बात हो रही है, केरला की बात हो रही है, गुजरात की बात हो रही है, मतलब जो इंडियन स्टेट्स है उनकी बात हो रही है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र को आप किसी और देश को दे दोगे, ऐसा नहीं हो सकता है। मतलब यहाँ पर क्या है बेसिकली कि डायमेंशन, यहाँ पर जो टेरिटरी है उसको आप डिमिनिश कर सकते हो, ठीक है, कम या ज़्यादा कर सकते हो किसी भी स्टेट की बाउंड्री को, लेकिन आप यहाँ पर जो टेरिटरी है उसे सिसीड नहीं कर सकते हो, आप किसी और कंट्री को नहीं दे सकते हो आर्टिकल 3 के हिसाब से। क्योंकि यहाँ पर दूसरी चीज़ क्या है, क्यों हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, क्योंकि आर्टिकल 3 जो है उसमें अगर आपको कोई भी चेंजेस करने हैं, भले ही हम यहाँ पर संविधान के हिस्से चेंज कर रहे हैं, लेकिन इसमें सिंपल मेजोरिटी लगती है, सिंपल मेजोरिटी लगती है। सिंपल मेजोरिटी मतलब क्या, मतलब 50% + 1, मतलब कि अगर हमारा जो पार्लियामेंट है उसमें अगर 100 लोग होंगे तो सिर्फ 51 लोगों ने बोल दिया तो ये चीज़ हो जाएगी। तो मतलब 51 लोगों ने बोल दिया हमने टेरिटरी सिसीड कर दी, ये नहीं हो सकता है। अगर आपको किसी टेरिटरी को सिसीड करना है, अगर टेरिटरी हमारी किसी और कंट्री को देनी है, तो आपको एज पर आर्टिकल 368 जो है हमारे संविधान में चेंजेस करने होंगे। एज पर आर्टिकल 368 अगर देखा जाए तो उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी लगती है। स्पेशल मेजोरिटी मतलब 2/3 मेजोरिटी, 2/3 मतलब टोटल अगर 90 लोग हैं तो उसका 2/3 जो है वो कितना होगा, 3 3 are 90, 3 2 are 6, मतलब 60 लोग जो है वो हमें यहाँ पर चाहिए रहेंगे, तब जाकर यहाँ पर जो आप सिसीड है वो कर सकते हो। तो इसीलिए आर्टिकल 3 के हिसाब से आप कोई भी टेरिटरी को सिसीड नहीं कर सकते हो, मतलब इनडायरेक्टली क्या है, सिंपल मेजोरिटी के बलबूते पर आप हमारी जो टेरिटरी किसी और कंट्री को नहीं दे सकते हो, ठीक है। इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आपको एज पर आर्टिकल 368 का इस्तेमाल करना होगा। इसीलिए जो नेहरू नून अग्रीमेंट है 1958 का वो यहाँ पर खारिज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर डायरेक्टली जो टेरिटरीज है वो सिसीड की गई थी, है ना। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, और फिर इसीलिए यहाँ पर हमें 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट देखने को मिलता है 1960 का एज पर आर्टिकल 368। क्लियर है। अब इस आर्टिकल के जरिए इसकी जो सॉल्यूशंस है वो निकालने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा इंक्लोज जो है वो पड़े हुए थे। मतलब आप समझ लीजिए कि इंडिया की एक टेरिटरी है, ये इंडिया की टेरिटरी है, ये बांग्लादेश की टेरिटरी है। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो एंक्लेव है, ये जो छोटा सा हिस्सा है ये बांग्लादेश कंट्रोल में, ये छोटा सा हिस्सा है बांग्लादेश के कंट्रोल में, और बांग्लादेश में भी कुछ ऐसे हिस्से थे, कुछ ऐसे एरियाज थे जो कि इंडिया के कंट्रोल में थे, ये इंडिया के कंट्रोल में, ये इंडिया के कंट्रोल में, ये इंडिया के कंट्रोल में, ऐसे थे। इससे क्या होता था कि कोई भी एक जो आम इंसान है, ठीक है, कोई भी इंसान है, इसने कुछ गुनाह किया, ये क्या करता था, भाग भाग के इस एनक्लेव में आ जाता था। अब ये एनक्लेव जो है ये तो है बांग्लादेश का, इसमें इंडिया जो है, इंडियन पुलिस कुछ नहीं कर सकती है क्योंकि दूसरे कंट्री के इसमें आता है ना। भले ये पूरा इंडिया है लेकिन भर भी ये जो एनक्लेव है ये आ रहा था दूसरे कंट्री के अंदर, ठीक है। अभी भी मतलब रिसेंट टाइम्स में भी अगर देखा जाए 2015 तक देखा जाए इस तरीके के एंक्लोज हमें देखने को मिल रहे थे, और फिर ये जो एंक्लोज है ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे। इसीलिए फिर ऐसा सोचा गया कि ये जो एंक्लोज है ये सारे एंक्लोज हम ले लेते हैं बांग्लादेश से हमारे इसमें, और ये जितने भी एंक्लोज हमारे बांग्लादेश में है वो बांग्लादेश को दे देते हैं। मतलब हमारी जो टेरिटरी है वो हम सिसीड कर रहे हैं ना बांग्लादेश को, कुछ ऐसी हमारी टेरिटरी है जो हम सिसीड कर रहे हैं बांग्लादेश को, जिससे क्या होगा, अब ये पूरा जो हिस्सा है ये इंडिया का है, भाई कहीं भी भागो ये पूरा हिस्सा इंडिया का है। तो यही चीज़, यही अग्रीमेंट जो है काफ़ी साल से चल रहा था, ठीक है। तो यही हिस्सा जो है हमें, जिस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ एंक्लोज यहाँ पर पड़े हुए थे, फिर ये एंक्लोज जो है हमने हमारे अंदर जो है वो हमने हमारे ले लिए, बांग्लादेश के अंदर जो हमारे थे वो हमने बांग्लादेश को दे दिए। तो ये कौन सा अग्रीमेंट था, ये था हमारा 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, 2015 में हुआ था, ठीक है, एज पर आर्टिकल 368 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो इसके तहत हमने ये जितने भी एंक्लोज का प्रॉब्लम है ये यहाँ पर सॉल्व कर दिया। तो ये पूरा हमें बेरूबारी जो यूनियन केस है वो देखने को मिलता है।
तो ये जो बेरुबारी यूनियन केस है इसमें प्रीएम्बल के बारे में क्या बोला गया? तो जो प्रीएम्बल है उसके बारे में बोला गया कि हमारा जो प्रीएम्बल है ये पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पर प्रीएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही नहीं है। मतलब यहाँ पर अगर सीड करना है आपको किसी पार्ट ऑफ द कंट्री को तो ये एक्सट्रीम पावर जो है वो अपने आप में ही है। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो लगेगा थ्रू द पार्लियामेंट। हमारे संविधान को अमेंड किया जाना चाहिए एज पर आर्टिकल 368। मतलब इनडायरेक्टली आपको समझना क्या है कि यहाँ पर पार्ट नहीं है, ये बोला गया बेरुबारी केस में। फिर नेक्स्ट यहाँ पर हमें केस देखने को मिलता है केशवानंद भारती केस। अब देखिए केशवानंद भारती केस ये एक लैंडमार्क है, ठीक है। मतलब आप समझ सकते हो कि जो भी लॉज है, ऐसा हम जैसे बोलते हैं ना कि एडी और बीसी है ना, तो उसी तरीके से यहाँ पर केशवानंद भारती केस जो है इसे भी लॉ के इसमें वैसा ही माना जाता है। इसके पहले जो भी केसेस हुए, इसके बाद जो भी केसेस हुए, तो एक लैंडमार्क जजमेंट है। तो ये 1973 में हुआ था और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार हमें इसके बारे में देखने को मिलेगा। तो केशवानंद भारती केस आता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट जो है अपनी बात को उल्टा कर लेता है और बोलता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्ट है, ठीक है। जैसा हमने जुडिशियल रिव्यू देखा था ना कि खुद की बात को चेंज कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, उसके हाथ में पावर है। तो यहाँ पर पहले जो बेरुबारी यूनियन केस है उसमें बोला कि पार्ट नहीं है, लेकिन फिर केशवानंद भारती केस में बोलता है कि हाँ जो प्रीएम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। प्रीएम्बल जो है वो एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस रखता है कॉन्स्टिट्यूशन में, और जो भी चीज़ें यहाँ पर लेकर आनी है तो उसमें रीड करना, इंटरप्रेट करना थ्रू द नोबल विजन, इसमें जो एक्सप्रेस किया गया है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा केस हमें देखने को मिलता है LIC ऑफ इंडिया केस 1995। इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है? इसमें बोलता है कि भैया सिर्फ पार्ट ही नहीं है प्रीएम्बल, बल्कि इंटीग्रल पार्ट है। मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अभिन्न हिस्सा है प्रीएम्बल। और उसी के साथ साथ यहाँ पर दो चीज़ें जो है वो नोट की जानी चाहिए। मतलब पहला जो केस हुआ था बेरुबारी की प्रीएम्बल पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, दूसरा केशवानंद भारती केस पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, तीसरा LIC ऑफ इंडिया के जिसमें बोला गया इंटीग्रल पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। लेकिन इंटीग्रल पार्ट होने के साथ साथ दो चीजों का यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। कौन सी दो चीजें हैं जो कि प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? पहली चीज है कि प्रीएम्बल जो है नाइदर अ सोर्स ऑफ पावर टू द लेजिस्लेचर नॉर प्रोहिबिशन अपॉन द पावर ऑफ लेजिस्लेचर। मतलब क्या है कि यहाँ पर जो लेजिस्लेचर है उसके लिए कोई सोर्स ऑफ पावर नहीं है कि उसमें से कोई चीज़ जो है वो लेकर वो कुछ कर लेंगे, और दूसरा यहाँ पर है कि प्रोहिबिशन भी नहीं है जो लेजिस्लेचर है उसकी पावर के लिए कि भाई यहाँ पर जो लेजिस्लेचर है वो कुछ कर नहीं सकती है, वो कुछ अपना नहीं ला सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रीएम्बल है वो रोक रहा है, ठीक है। तो प्रोहिबिशन भी नहीं है। दूसरा यहाँ पर देखने को मिलता है कि नॉन जस्टिशिएबल है। मतलब यहाँ पर प्रीएम्बल के बलबूते पर आप यहाँ पर कोर्ट में नहीं जा सकते हो, एनफोर्सेबल नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ में कि भैया यहाँ पर ये हो रहा है तो मैं यहाँ पर कोर्ट में जा रहा हूँ। ऐसा नहीं हो सकता है कि प्रीएम्बल में ये चीज़ दी गई है, फ्रेटर्निटी दी गई है, ये मेरे को भाई नहीं बोल रहा है तो मेरे को कोर्ट में जाना है, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर नॉन जस्टिशिएबल है, एनफोर्सेबल नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ में। ये दो चीज़ों का आपको पर्टिकुलरली ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम शॉर्ट में देखते हैं जो भी हमने अभी देखा है प्रीएम्बल जो है पार्ट है या नहीं कॉन्स्टिट्यूशन का। तो बेरुबारी केस जो हुआ था 1960 का उसमें बोला गया था नॉट अ पार्ट। फिर केशवानंद भारती केस हुआ 1973 का, उसमें बोला गया जी हाँ पार्ट है। फिर LIC ऑफ इंडिया केस हुआ उसमें बोला गया इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं अमेंडमेंट ऑफ द प्रीएम्बल की। प्रीएम्बल जो है उसमें क्या हम अमेंडमेंट कर सकते हैं, क्या उसमें चेंजेस कर सकते हैं? अब देखिए जब हमने बेरुबारी यूनियन केस देखा था उसमें हमने देखा कि जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने कहा कि ये हमारे पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, प्रीएम्बल जो हमारे संविधान का ही पार्ट नहीं है। तो जब संविधान का ही पार्ट नहीं है तो फिर उसे अमेंड कहाँ से कर सकते हैं? फिर उसे अमेंड जो है वो भी नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ये यहाँ पर बेरुबारी यूनियन केस में कहा गया। लेकिन फिर उसके बाद हमने केशवानंद भारती केस देखा जिसमें कहा गया कि जी हाँ ये जो है ये पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, इसीलिए इसे अमेंड आप कर सकते हो। लेकिन केशवानंद भारती केस के साथ एक और यहाँ पर जो चीज़ है, एक टर्मिनोलॉजी बाहर निकल कर आती है जो कि है बेसिक स्ट्रक्चर, जो हम आगे आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब अगर आपको एकदम लेमन लैंग्वेज में बताऊँ, मतलब कि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जैसे कि हमारे शरीर का बेसिक स्ट्रक्चर मतलब हड्डियां है, खून है, ये सब है ना। तो आप अगर खून को निकाल लोगे तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, हम अगर हड्डियों को निकाल लेंगे तो हम खड़े नहीं रह पाएंगे। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है हमारा। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको हनन नहीं होना चाहिए। आप प्रीएम्बल में चेंजेस जरूर कर सकते हो लेकिन उसको हनन नहीं होना चाहिए बेसिक स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो केशवानंद भारती केस है उसमें बोला गया, और उसी के साथ यहाँ पर जो चेंजेस है वो हमें देखने को मिलता है हमारे प्रीएम्बल में। तो पहले हमारी प्रीएम्बल कुछ इस तरीके से देखने को मिल रही थी जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया था, और फिर जो चेंजेस हुए एक ही बार चेंजेस किए गए हैं, ठीक है, एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है। ध्यान दीजिएगा, अब तक अगर देखा जाए जब मैं वीडियो बना रहा हूँ अब तक सिर्फ एक ही बार चेंज हुआ है हमारे प्रीएम्बल में, और वो भी 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो है उसके थ्रू चेंजेस हमें देखने को मिले हैं। यहाँ पर आप देखिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक।
अब यहाँ पर आप देखिए नए इसमें वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। क्या बात कर रहे हो, मतलब यहाँ पर 3 ही वर्ड थे, यहाँ पर 5 वर्ड हो गए। 2 वर्ड कौन से ऐड किए गए, सोशलिस्ट और सेक्युलर, मतलब कौन से हैं, सोशलिस्ट और सेक्युलर, ये 2 वर्ड जो है ऐड किए गए हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ एंड वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, फ्रेटर्निटी अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी ऑफ द नेशन। चलिए नए इसमें पढ़ते हैं। जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ एंड वर्शिप, सब सेम है। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट देम ऑल, सब सेम है। फ्रेटर्निटी अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। क्या बात कर रहे हो, यहाँ पर सिर्फ यूनिटी था, लेकिन यहाँ पर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी देखने को मिल रहा है, मतलब और कौन सा वर्ड यूज किया गया है, इंटीग्रिटी। तो यहाँ पर एक बार अमेंडमेंट हुआ है, कौन सा, 42nd अमेंडमेंट एक्ट, लेकिन 3 वर्ड ऐड किए गए हैं, कौन से, सोशली, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, कौन से से, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। अभी रिसेंट टाइम्स में अगर आप देखोगे तो इसमें अमेंड करने की बात और की जा रही थी, है ना। तो ये सारी कंट्रोवर्सी जो है चलती रहती है, लेकिन फाइनली जब तक अमेंडमेंट ना हो तब तक हम कुछ नहीं कह सकते हैं। जैसे जैसे अपडेशन होता रहेगा पॉलिटी में, वैसे वैसे जो वीडियोस है उसमें भी अपडेशन जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से एट प्रेजेंट देखा जाए तो सिर्फ एक बार अमेंड किया गया है और ये 3 वर्ड जो है वो ऐड किए गए। काफ़ी सारे एग्जाम से पूछा गया है कि जो अमेंडमेंट किया गया उसमें कौन कौन से वर्ड्स नीचे दिए गए में से ऐड किए गए हैं, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर हमारा जो प्रीएम्बल है वो खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में। जय हिंद।